हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिकल नोटेशन, है ना। तो इससे पहले आप नंबर सिस्टम पढ़ चुके हो, है ना। इसमें हमने काफ़ी डिटेल में बहुत सारी बातें की थी। उसमें हमने बहुत सारे सिंबल्स वगैरह भी यूज किए थे, है ना। तो एक बार हम ओवरऑल मैथमेटिक्स में कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं हम वो देख लेते हैं, है ना। उसके बाद हम आगे का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें होती है। अगर ये नहीं समझ सकते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है मैथमेटिकल पार्ट कंप्लीट करने में, है ना। क्योंकि जब आप कोई भी बुक रीड करोगे तो वहाँ पे इस टाइप के सिंबल्स बार बार रिपीट होते हैं। तो हमें उन टर्म्स को समझना है ताकि उस लाइन को हम कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सके कि उसमें क्या चीज़ें वो बताना चाह रहा है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने सेट्स पढ़ा था, है ना। तो सेट्स में हमारे पास बहुत सारे टाइप के नोटेशन आए थे। आपने ये चीज़ 9th 10th में भी किया होगा। हमारे पास एक ये इस टाइप का सिंबल था, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन, है ना। वैसे ही यूनियन मतलब क्या हो गया कि हम जब दो सेट को आपस में कंबाइन कर रहे हैं, है ना। और ये क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो ये हमारा इंटरसेक्शन है ना। इसके अलावा और हमारे पास नोटेशन एक होता है इस टाइप से सबसेट का, है ना। तो ये हमने सबसेट का सिंबल यूज किया था, सबसेट्स बोल सकते हो, है ना। सबसेट्स या सुपरसेट्स, इस टाइप के दोनों सिंबल यूज होते हैं। कोई सा भी सिंबल आप, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन हमारा क्या है ना। इसके अलावा हमारे पास और सिंबल थे, जैसे हम सेट्स में सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, तो उसमें सब्ट्रैक्शन वाला वही सेम सिंबल होता है। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दोगे कि यही चीज़ जब हम एलजेब्रा में जब हमने यही चीज़ें पढ़ा था, है ना। और मैथमेटिक्स में जो आप नॉर्मल मैथमेटिक्स पढ़ते हो वहाँ पे हमने सम के लिए प्लस का साइन, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का साइन, है ना, ये यूज किया था। लेकिन यहाँ पे भी यूनियन भी क्या होता है, एक तरीके से एडिशन ही होता है। तो इन दोनों के लिए हमने अलग अलग सिंबल क्यों यूज किया। तो यहाँ पे जो यूनियन हो रहा है, ये सेट्स में जो यूनियन है ये एक्चुअली में क्या कर रहा है कि ये दो टाइप के इसको बोल सकते हैं कि जैसे हमारे पास कुछ, ये एक सेट है और ये एक सेट है ना। तो सेट अपने आप में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट को डील नहीं करते हैं, एक साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट को डील कर रहे होते हैं, है ना। तो उस कारण से हम सेम सिंबल यूज नहीं करते हैं। ये सिंबल कहाँ पे यूज होता है, जब हमें एक एक सिंगल सिंगल एलिमेंट्स को ऐड करना हो, है ना। तो ये एलिमेंट्स का, एलिमेंट्स को ऐड करने का सिंबल है, और ये सिंबल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को ऐड करने का सिंबल है ना। वैसे ही तो ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हो, बस इसको हमने बस थोड़ा सा हाईलाइट किया। उसके बाद हमारे पास और कौन से सिंबल होते हैं, एक इस टाइप का सिंबल हमने देखा था, है ना, सेट्स में ही। इसे हम क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। जब कोई एक एलिमेंट एक सेट को बिलोंग करता है तो हम यहाँ पे ये सिंबल यूज करते थे, है ना। वैसे ही एक और मैथमेटिकल सिंबल यूज होता है ये वाला, इसे क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट, है ना। वैसे ही एक सिंबल ये यूज होता है, इसे क्या बोलते हैं, फॉर ऑल, है ना। तो ये सब मैथमेटिकल टर्म है। आप कहीं पे ये देखोगे कि वो इस फॉर ऑल वर्ड को नहीं लिख के ये सिंबल यूज कर लेता है। तो इसका मतलब हमें क्या पढ़ना है वो हमें समझ में आना चाहिए। वैसे ही हमने सेट्स में नंबर सिस्टम में जब हमने देखा था तो हमने बहुत सारे नोटेशन यूज किए थे। एन यूज किया था, है ना। एन किसको डिनोट करता है, नेचुरल नंबर को। वैसे ही हमने होल नंबर डिसाइड किया था जिसको हमने डब्ल्यू से डिनोट किया था। उसके बाद हमारे पास इंटीजर था, जेड, और जिसे हम आई के टर्म में डिनोट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास रैशनल नंबर था, इरेशनल नंबर थे। उसके अलावा हमारे पास रियल नंबर थे, और इससे भी बड़ा एक सेट कॉम्प्लेक्स नंबर का था। तो ये हमने नंबर सिस्टम वाले पार्ट में ये सब कुछ हमने देखा था कि किस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन से एक सेट्स को डिनोट कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा हमारे पास कुछ और सिंबल है जो आप पहले देख चुके हो। एक सिंबल ये होता है सिग्मा का, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, सिग्मा। और इसका काम क्या है, ये एडिशन करता है, ठीक है।
तो एडिशन किसका एडिशन करता है? नंबर्स का। किसी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स को हम सिंगल सिंगल टाइप्स के नंबर को अगर ऐड करना हो तो उसको हम इस सिग्मा से डिनोट करते हैं। इस सिग्मा के बारे में हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये सिग्मा वर्क करता है ना। वैसे ही हमारे पास एक सिंबल ये भी होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन, है ना। इसके बारे में आप फिजिक्स में डिटेल में पढ़ोगे। इसका काम भी क्या है? ये भी एडिशन ही करता है ना। लेकिन इसके एडिशन में और इसके एडिशन में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है ये जस्ट हम अभी डिस्कस कर लेते हैं एक बार इन दोनों पार्ट्स को, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास और एक सिंबल है डी बाई डी एक्स करके, है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। ये पार्ट भी आपके फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल टूल्स के टर्म्स में इसको हम पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ आपको मैथमेटिकल टूल्स में सर क्लास में डिस्कस कराएंगे, है ना। तो वहां पे आप इसको डिटेल में समझ पाओगे और इसका एप्लीकेशन क्या होता है वो भी चीज़ हम अच्छे से उसको देख पाएंगे, है ना। तो ये कुछ सिंबल्स हैं। इसके अलावा भी बहुत टाइप के सिंबल्स अभी आएंगे हमारे पास, है ना। तो जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे प्रोसीड करेंगे तो अलग अलग टाइप के जो भी सिंबल्स होंगे, अगर आपको कभी किसी सिंबल्स को याद रखने में कुछ दिक्कत होती है तो एक लिस्ट आप क्रिएट कर लो इस टाइप का, है ना, फ्रंट पेज पे। और जितने टाइप के सिंबल्स आते जाएंगे नए नए उसको बस यहाँ पे नोट डाउन कर लो, क्योंकि जब भी ये चीज़ें फिर से रिपीट होंगी तो हमें ये चीज़ रिकॉल होना चाहिए कि हमने ये इसका मतलब क्या देखा था। और अगर कहीं भूल भी जाते हैं तो हम इस चीज़ को रिवाइज करके चेक कर सकते हैं, है ना। तो ये था। तो इसके अलावा बहुत सारे सिंबल्स और आएंगे हमारे पास, तो जैसे जैसे वो सिंबल आते जाएगा उसको हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो अब इस दोनों पार्ट को एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये दोनों का मतलब क्या है ना। तो एक बार फिर से नंबर सिस्टम को ध्यान देते हैं, है ना। तो नंबर सिस्टम में हमने जो भी नंबर्स देखा था, है ना, तो उस सारे नंबर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक अलग टाइप का हम डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं। उस डिवीजन को हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे मान लो कि अगर हमारे पास कुछ ये नंबर लाइन है, ठीक है, और इस नंबर लाइन पे हमें 1 को डिनोट करना है, तो 1 कहाँ पे होगा? इस जीरो के राइट हैंड साइड में, है ना। वैसे ही 2 होगा, वैसे ही 3 होगा, और इस तरफ -1 -2 और इस टाइप से नंबर मूव करते हैं, है ना। तो ये सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। अब अगर हमें कोई पूछता है कि 1 बताओ कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे होगा? सिर्फ यहाँ पे। अगर कोई पूछता है कि 2 कहाँ पे होगा, 3 कहाँ पे होगा, इस टाइप से हम सारे नंबर्स को क्या कर सकते हैं? मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक और फिर से नंबर लाइन ले रहे हैं और इसमें हम, आपको पता होगा कि ये रियल लाइन होता है ना। तो इस रियल लाइन में क्या होता है कि इस लाइन का हर एक पॉइंट किसी न किसी नंबर को डिनोट कर रहा होता है। तो अब अगर कोई आपसे पूछता है कि ये बताओ कि यहाँ से इस नंबर के बीच में कितने, 0 से 3 के बीच में कितने नंबर है ना, तो यहाँ पे हमने किसको प्लॉट किया है? इंटीजर्स को। तो अगर हमने इंटीजर्स को प्लॉट किया नंबर लाइन पे और कोई पूछता है कि 0 से 3 के बीच में कितने नंबर है, तो हम काउंट कर सकते हैं कि 1 2, या इसको भी अगर काउंट करना है तो हम बोल सकते हैं कि 0 से 3 कंप्लीट पार्ट में 4 इंटीजर है हमारे पास, है ना। लेकिन अगर यही केस हमारे पास रियल लाइन पे रियल नंबर की बात होती है, तो अगर हमने इसने रियल नंबर को प्लॉट किया है ना, सेम वही केस है। और यहाँ पे अगर हमसे कोई बोलता है कि बताओ 0 से 3 के बीच में कितने नंबर हैं, तो क्या हम यहाँ पे बोल पाएंगे? है ना। तो यहाँ पे 0 से 3 के बीच में कितने नंबर हैं? इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स हैं। तो इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स का मतलब ये हो गया कि हम इसको काउंट नहीं कर पाएंगे कभी भी। और रियल नंबर के केस में अगर हम किसी भी दो नंबर को चूज कर लें किसी भी इंटरवल में, है ना, तो उसके बीच में इतने सारे नंबर है कि वो काउंटिंग में नहीं आ सकता है। लेकिन इंटीजर के केस में हम ये काउंट कर सकते हैं, है ना। तो आपको ये दो चीजें समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हम, हमारा डिवीजन का पैरामीटर क्या होने वाला है। तो हम सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक को हम बोल रहे हैं डिस्क्रीट सिस्टम, है ना, और एक को हम बोल रहे हैं कंटिन्यूअस सिस्टम। तो ये हमारे पास कंटिन्यूअस सिस्टम है
और ये डिस्क्रीट सिस्टम है। अगर हम इसको इस दोनों चीज़ों को इस पैरामीटर के बेसिस पे डिवाइड करें तो जो इंटीजर है वो एक्चुअली में क्या बन रहा होगा, डिस्क्रीट सिस्टम बन रहा होगा, है ना। जैसे ये इस टाइप से डिस्क्रीट सिस्टम आपको ऐसे कुछ दिखाई पड़ेगा, है ना। और कंटिन्यूअस सिस्टम किस तरीके से दिखाई पड़ेगा, ऐसे कुछ दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे तुम दो एलिमेंट के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, लेकिन यहाँ पे हर एक एलिमेंट हमें अलग अलग दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। तो ये इस पैरामीटर के बेसिस पे हम अपने सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं, है ना। अब जैसे अगर इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझने का ट्राई करें, है ना, तो जब आप मार्केट में जाते हो और आप मिल्क खरीदना चाह रहे हो, है ना, तो आप उसे क्या बोलते हो कि मुझे मिल्क पैकेट्स चाहिए, है ना। तो अगर हम मिल्क के पैकेट्स को खरीदते हैं तो ये मिल्क पैकेट्स क्या है, डिस्क्रीट सिस्टम में आएगा। कैसे कि आप नंबर ऑफ मिल्क पैकेट्स खरीद सकते हो, 5 खरीद सकते हो, 10, 15, 20 जितने भी हो, लेकिन एक काउंटेबल नंबर ऑफ मिल्क पैकेट्स आप खरीद सकते हो। लेकिन मिल्क पैकेट्स के अंदर में जो मिल्क है, क्या हम उसको डिस्क्रीट बोल सकते हैं, नहीं बोल पाएंगे, है ना। पैकेट्स हमें अलग अलग दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन मिल्क का जो अंदर का मटेरियल है, पैकेट्स के अंदर का जो मटेरियल मिल्क है, वो हमें अलग अलग कभी दिखाई नहीं पड़ेगा। वो क्या है, एक कंटिन्यूअस सिस्टम है ना। तो मिल्क अपने आप में एक कंटिन्यूअस सिस्टम हो गया। तो इस तरीके से हम बस एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं कि डिस्क्रीट सिस्टम और कंटिन्यूअस सिस्टम किस टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो जब हमें डिस्क्रीट सिस्टम को ऐड करना होता है तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, सिग्मा यूज करते हैं, है ना। और जब हमें कंटिन्यूअस सिस्टम को ऐड करना होगा तो हम क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन यूज करेंगे। क्लियर है। तो ये दो टाइप का डिफरेंस है, सिग्मा कहाँ पे यूज करना है और इंटीग्रेशन कहाँ पे यूज करना है। दोनों का काम सम करना ही है, लेकिन अलग अलग जगह पे दोनों सम यूज हो सकता है। इसको हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, इसको हम यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। अब ये सिग्मा वर्क कैसे करता है एक बार हम उसको समझ लेते हैं। ये वाला पार्ट हम फिजिक्स में बेसिक मैथ्स में ये कंप्लीट करेंगे, है ना। बेसिक मैथ्स वाले पार्ट जो फिजिक्स में आएगा और जिसे हम बोल रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स, है ना। तो ये मैथमेटिकल टूल्स वाले पार्ट में आपको ये चीज़ें और अच्छे तरीके से क्लियर होगा, इंटीग्रेशन वाला पार्ट कि किस तरीके से हम इस सिंबल को यूज करके ऐड कर रहे हैं। इस वाले पार्ट में मैथ्स में अभी के लिए हम ये सिग्मा वाले पार्ट को देख लेते हैं कि ये सिग्मा वर्क कैसे करता है। ऑलरेडी आप ये 10th में देख चुके हो, है ना। तो एक बार बस हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में देखते हैं कि सिग्मा किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि सिग्मा नोटेशन में क्या क्या चीज़ें होती है और कैसे ये वर्क करता है। तो हमें ये पहले दिखाई दे रहा है कि जैसे मान लो कि हमें एक इस सम को लिखना है 1 2 3 से लेके अगर हमें 100 तक के सारे नंबर का सम लिखना है ना। तो इस सम को हम सिंपल नोटेशन में किस तरीके से रिड्यूस कर पाएंगे, है ना। तो इसी टाइप के नोटेशन को, ये जो लेंथी सा नोटेशन है, इसको हम रिड्यूस करने के लिए ये सिग्मा सिंबल का यूज करते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे देखो कि अगर हम इसको और अच्छे तरीके से समझें तो हमें यहाँ पे इस एक को हम डैश से डिनोट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कितने डैश होंगे, 100 डैश होंगे, है ना। ये चीज़ें समझ में आ रही होगी क्योंकि हमारे पास 100 नंबर है और इन 100 नंबर्स के बीच में हमारे पास क्या है, नोटेशन है प्लस सिंबल का, है ना। तो ये सब में प्लस का एक साइन आ रहा है इस टाइप से। तो हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के नोटेशन है, एक डैश वाला जहाँ पे हमें नंबर फिल करना है ना, और एक प्लस का साइन। अब देखो कि यही चीजें बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। बस इस जिस प्लेस पे हमें फिल करना है उस प्लेस पे हमें बस नंबर फिल करना है, लेकिन ये पोजीशन फिक्स हो चुका है ना। तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखे तो एक्चुअली में हमारे पास क्या है, एक डैश है और एक प्लस का सिंबल है। तो ये हमारे पास डैश है और ये एक प्लस का सिंबल है, नहीं है। तो बस हमें इसी दो नोटेशन के बेसिस पे हम ये चीज को जनरेट कर सकते हैं। बस ये जो ब्लैंक स्पेस है, इस स्पेस के जगह पे हमें 1 2 3 बार बार अलग अलग टर्म्स को एंटर करना है, नहीं है। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक्चुअली में किस तरीके से वर्क करेगा, एक वेरिएबल की तरह। वेरिएबल किसको बोल रहे हैं कि जो अपना
जो अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, नहीं है। तो अगर हम इस वाले पार्ट में कोई वेरिएबल पुट करते जाएं, है ना, तो ये चीज़ों को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, नहीं है। अब अगर हम ये बोलते हैं कि मान लो हमने यहाँ पे n पुट कर दिया, अब n क्या है, तो n को हम यहाँ पे बोल रहे हैं वेरिएबल, है ना। वेरिएबल मतलब क्या हो गया, वेरिएबल मतलब हो गया कि जो अपनी वैल्यू को बार बार चेंज कर रहा है। तो अब ये हमने n को वेरिएबल बोल दिया है, तो सबसे पहले कोई हमसे पूछेगा कि ये n वेरिएबल है तो ये कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है, तो हम उसे क्या बताएंगे कि n की वैल्यू 1 2 3 4 से लेके 100 तक कुछ भी हो सकती है। यानी n कितनी वैल्यू ले रहा है, 100 वैल्यू ले रहा है ना। तो अपने हिसाब से हम n की वैल्यू को पुट करते जाएंगे, है ना। तो अगर हम इसी सिंबल को यूज करें तो सबसे पहले हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे ये क्या जनरेट होगा 1, और फिर एक प्लस का साइन है तो हमने प्लस का साइन लगा दिया। फिर हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 और फिर से प्लस का साइन आ गया, है ना। और ऐसे ही हम अलग अलग वैल्यू पुट करके हम इस टाइप के टर्म्स को जनरेट कर सकते हैं और इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम जनरेट कर सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे हम इसको सिंबल के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझ में आ रहा है कि ये एक वेरिएबल हमें चाहिए होगा, है ना। तो हम यहाँ पे वेरिएबल पहले एक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये n वाला, है ना। और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से लेके n इक्वल टू 1 to 100, है ना। तो हमारे माइंड में ये चीज पता है कि ये n वेरिएबल है और ये 1 से लेके 100 तक की वैल्यू को ले रहा है ना। अब इस प्लस सिंबल को हम किस तरीके से रिप्लेस करेंगे, तो इस प्लस सिंबल के लिए यहां पे कौन सा टर्म आ रहा है, सिग्मा, क्लियर है। तो अब देखो इस नोटेशन को अगर हमें रिप्लेस करना है तो सबसे पहले हमें एक सिग्मा साइन लगाना है। ये सिग्मा सिंबल क्या बोलेगा कि हमें ऐड करना है, किसे ऐड करना है, n को ऐड करना है। और n को कहां से कहां तक ऐड करना है, तो n की वैल्यू 1 से लेके 100 तक ऐड करना है। तो ये n की वैल्यू 1 से लेके 100 तक तो हमें साइड में पता है और ये हमें पता है, लेकिन अगर कोई इस एक्सप्रेशन को पढ़ता है तो उसे कैसे पता चलेगा कि हम 1 से लेके 100 तक ऐड कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली में क्या करेगा, यहाँ पे हमें लिखना है n इक्वल टू 1 to 100, है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, और इसको अगर हम अच्छे तरीके से लिखें तो सबसे पहले एक सिग्मा सिंबल होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम इसको एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। एक्सप्रेशन किस चीज का होगा, इस केस में एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास, n था, लेकिन ये एक्सप्रेशन किसी भी टाइप का हो सकता है। यहाँ पे हमने पर्टिकुलरली इसको चेंज किया था इसलिए हमने n लिखा था। तो यहाँ पे हम इसको एक्सप्रेशन बोल रहे हैं और यहाँ पे हम इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होगा, है ना, तो ये एक्सप्रेशन किसका होगा, ऑफ वेरिएबल। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जहां पे और ये चीज क्लियर होगा। और यहाँ पे हम इस वेरिएबल की वैल्यू, मान लो हम इस वेरिएबल को n बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये वेरिएबल की वैल्यू n इक्वल टू 1 से लेके 100 तक, इस वाले केस के लिए हम इसको बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि ये सिंबल क्या है, सिग्मा का सिंबल है। इसे हम क्या बोल रहे हैं, लोअर लिमिट, है ना। हमें ये देखना है कि जो वेरिएबल है हमारा वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, अपर लिमिट। तो ये कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो हमें ये दो चीज़ों को ध्यान देना, तीन चीज़ों को ध्यान देना है। सिग्मा क्या करेगा, प्लस का साइन जनरेट करेगा बार बार, और इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, यानी हमें n की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। और n की वैल्यू जब 1 होगी तो नेक्स्ट टाइम पे n की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 1 का इंक्रीमेंट करना है ना। तो इसको भी हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, कि मान लो हमारे पास एक एक्सप्रेशन इस टाइप का है, ठीक है। अगर हमारे पास ये सिग्मा है, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 1 to 10, और यहाँ पे हमने n लिया। तो अब देखो अगर हमें इसे ओपन करके देखना है, हमें ये पता है कि ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन अगर हमें इसे ओपन करके देखना है कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, तो सबसे पहले इसमें वेरिएबल क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, जो हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिया हुआ है, ये यही वो एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन सिर्फ क्या है, n है, और वेरिएबल भी क्या है, n ही है ना। तो n की वैल्यू सबसे पहले हमें क्या पुट करनी है, 1 पुट करनी है, क्योंकि लोअर लिमिट इसका 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये 1 हो गया। इसके बाद ये सिग्मा का साइन है, तो सिग्मा के लिए एक प्लस का साइन
साइन देंगे, है ना। और इसके बाद हम n की वैल्यू कहाँ तक जानी है, 10 तक जानी है, लेकिन ये 10 तक जाने के लिए हमें बीच में 9 डिजिट्स भी हैं, तो उन सब पे भी हमें जाना है। तो n इक्वल टू 1 के बाद n की वैल्यू 2 होगी, है ना। तो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो यही एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन में n की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 2 पुट किया। फिर से सिग्मा का साइन है, ये सिग्मा का साइन क्या करेगा, प्लस सिंबल देगा। फिर n की वैल्यू कितना इंक्रीमेंट होगा, 1 इंक्रीमेंट होगा, तो 2 के आगे नेक्स्ट 3, और इसी टाइप से ये सिंबल मूव करते करते कहाँ तक जाएगा, अप टू 10 तक। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम समझने का ट्राई करें दूसरे एग्जांपल से, मान लो हमारे पास यहाँ पे n स्क्वायर है और n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इस सिग्मा को ओपन करें तो हमें क्या मिलेगा, तो उसको देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास ये एक्सप्रेशन n स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल n है ना। तो अब यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक्सप्रेशन का मतलब क्या है और वेरिएबल का मतलब क्या है। तो ये कंप्लीट n स्क्वायर एक्सप्रेशन है और वेरिएबल n है, और n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक जा रही है। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन में n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 स्क्वायर, है कि नहीं। और सिग्मा का साइन है तो हम यहाँ पे प्लस सिंबल यूज कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही उसके बाद फिर से n में 1 का इंक्रीमेंट होगा तो कितना हो जाएगा, 2। तो इस एक्सप्रेशन में n की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितना दे देगा, 2 स्क्वायर, है ना। फिर से सिग्मा का साइन प्लस n की वैल्यू फिर से 1 इंक्रीमेंट होगी तो ये सिंबल कितना दे देगा, एक्सप्रेशन कितना दे देगा, 3 स्क्वायर। और इसी को जब हम कंप्लीटली लिखेंगे अप टू 5 स्क्वायर तक ही जाना है, n की वैल्यू 5 होनी चाहिए, है ना। और ये एक्सप्रेशन एक्चुअली में 5 स्क्वायर क्रिएट कर रहा है। तो इतने बड़े एक्सप्रेशन को हमने बस एक सिंबल के फॉर्म में इस तरीके से लिखा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगर हम एक और एक्सप्रेशन लेते हैं, ट्वाइस n प्लस 3, है ना, n इक्वल टू 1 to 10, फिर से पुट करते हैं, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे एक्सप्रेशन हमारा ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है ना, सिग्मा के साथ जो भी टर्म लिखा हुआ वो हमारे लिए कंप्लीट एक्सप्रेशन होगा, क्लियर है। और इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है, वेरिएबल n है ना। और n की वैल्यू फिर से 1 से लेके हमें 10 तक जाना है, तो फिर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो n की वैल्यू 1 जब इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो देखो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 1 प्लस 3, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, है कि नहीं। फिर सिग्मा का साइन है तो हमने फिर प्लस पुट किया, फिर n में एक और इंक्रीमेंट करेंगे तो 2 हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन में n की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो n की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो ये कितना देगा, 2 इंटू 2 प्लस 3, 4 प्लस 3 7, है ना। फिर से प्लस का साइन, n की वैल्यू फिर 3 पुट करेंगे, तो 3 पुट करेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू 3 प्लस 3, तो कितना हो गया, 6 प्लस 3 9, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा आपको समझ में आ रहा है ना। जब n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 2 इंटू 4 प्लस 3, और सबसे लास्ट वाला टर्म कितना होगा, तो सबसे लास्ट वाले टर्म के लिए सबसे अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 प्लस 3 23, है ना। तो इस टाइप से सिग्मा वर्क करता है ना। इसके बाद हम, तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब हम देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं, है ना। तो उस प्रॉपर्टी को समझते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सिग्मा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ सिग्मा में पहली चीज है कि हम सिग्मा को, अगर हमारे पास मान लो ये दो फंक्शन है ना, और दो टाइप का एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन एफ ऑफ एन का है और दूसरा एक्सप्रेशन जी ऑफ एन का है ना। तो दो टाइप का एक्सप्रेशन अगर ऐड समेशन के फॉर्म में हो, है ना, और यहाँ पे एन की वैल्यू 1 से लेके मान लो के तक मूव कर रहा है, तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा के साथ अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, है ना। तो इसको हम एफ ऑफ एन प्लस सिग्मा जी ऑफ
एन में ब्रेक कर सकते हैं, एन इक्वल टू 1 टू के, बाकी में कोई चेंजेस नहीं होगा, बस हमने इसको इस वाले पार्ट से अलग अलग ब्रेक कर दिया। तो सिग्मा के केस में ये चीज़ें वैलिड होती है ना। वैसे ही अगर यही टाइप माइनस के साथ हो, है ना, तो माइनस में हम क्या करेंगे, माइनस में भी ये चीज़ें अलग अलग ब्रेक हो जाएगी। तो एफ ऑफ एन माइनस सिग्मा जी ऑफ एन, एन इक्वल टू 1 टू के, एन इक्वल टू 1 टू के, है ना। और थर्ड टाइप का एक्सप्रेशन, अगर किसी एक्सप्रेशन में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक कोई कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट मतलब क्या हो गया कि जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, जैसे 2 हो गया, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो, 3 मल्टीप्लाई हो, 100 मल्टीप्लाई हो, है ना। तो ये n पे डिपेंड नहीं कर रहा है, n की वैल्यू से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो n इक्वल टू 1 टू के, है ना, और इसको k1 ले लेते हैं, है ना, इसको k रहने देते हैं, यहाँ पे k1 कर देते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन के, ये जो कांस्टेंट k1 है, इस कांस्टेंट को हम सिग्मा के साथ सिग्मा से बाहर भी निकाल सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू n की वैल्यू से इस पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, है ना। तो n इक्वल टू 1 टू के एफ ऑफ एन, है कि नहीं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो, ठीक है, और n इक्वल टू 1 टू के हम मूव कर रहे हैं, तो हम अलग अलग फंक्शन में सिग्मा को करके मल्टीप्लाई भी कर पाएंगे या नहीं, है ना। जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किया था, तो ये हमने दोनों को अलग अलग सॉल्व किया और दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई किया, तो ये चीज़ें कभी भी वैलिड नहीं है, ठीक है। इसलिए इस पॉइंट को लिखा गया है, क्योंकि मैक्सिमम गलती यहीं पे होती है कि क्योंकि हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल पता है कि वो अलग अलग हो जाता है, तो हम ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि इसमें भी सेम रूल अप्लाई कर देते हैं, है ना। तो ये चीज़ हमें ये गलती नहीं करनी है। और सेम रूल डिवीजन के केस में भी वैलिड है ना। तो अगर हमारे पास डिवीजन में सिग्मा हो, तो हम डिवीजन में भी सिग्मा को अलग अलग ब्रेक नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये दोनों रूल काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। ये चीज़ तो हमें पता होनी ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये दोनों गलती भी हमें नहीं करनी है। क्लियर है। तो ये हमारे पास 5 रूल है, 5 रूल में से 3 रूल हम अप्लाई कर सकते हैं, 2 रूल हमें अप्लाई नहीं करना है। तो जो नहीं करना है उसको भी हमें ध्यान में रखना है ना। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे नोट डाउन किया है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से सिग्मा वर्क करता है। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हो तो हम सिग्मा को अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिग्मा अलग अलग ब्रेक नहीं होता है। तो ये चीज़ें हमें हमेशा ध्यान रखना है। अब आते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइप के स्पेसिफिक सिग्मा नोटेशन पे, है ना। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है अच्छे तरीके से, क्योंकि ये चीज़ें हमें बार बार यूज होने वाला है। तो आपको जैसे फर्स्ट वाला है ना, तो सिग्मा एन है, तो एन की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन 1 देगा, है ना। और इस सिग्मा नोटेशन को हमें एक्सपेंड करना आता है। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 + 2 + 3 अप टू के तक जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट के तक है ना। और इसका अगर हमें सम लिखना है तो हम ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना। तो अगर हमें 1 से लेके 100 तक का सम निकालना है तो डायरेक्टली के की जगह पे 100 पुट कर दो, तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा, नहीं है। वैसे ही अगर हमारे पास फर्स्ट नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम हो, है ना, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू के स्क्वायर, तो अगर हम इसको सम करें तो ये वैल्यू कितनी आती है, इस टाइप से आती है। और थर्ड टाइप का है सिग्मा एन क्यूब, और एन क्यूब की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे देखो जो सिग्मा एन का फॉर्मूला था उसी का स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इन सब का जो डिटेल में प्रूफ है कि ये चीज कैसे निकल के आता है, ये हम लोग सीक्वेंस सीरीज में आगे देखेंगे, ठीक है।
वैसे ही एक फोर्थ टाइप का है जहां पे हम सिग्मा 1 लिख रहे हैं। सिग्मा 1 मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये n पे डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें एक्सप्रेशन कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। n की वैल्यू जब 2 होगी तो भी हमें कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। n की वैल्यू 3 होगी तब भी 1 मिलेगा। और यही चीज हमें कब तक मिलता रहेगा, n की वैल्यू k तक, है ना। तो ये टोटल कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, अब समझ में आ रहा होगा ये कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, k टाइम्स। तो अगर हम 1 को k टाइम्स ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी होगी, k के इक्वल होगी, है ना। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, ये 4 फॉर्मूले हमें अच्छी तरीके से ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। अगर अभी आपको याद नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चीजें आपको क्वेश्चन करते करते ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। और ये चीजें इतनी बार रिपीट होती है कि आपको फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। क्वेश्चन के थ्रू ये चीज हम समझ जाते हैं, ठीक है। अब सिग्मा नोटेशन पे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अगर मान लो हमारे पास सिग्मा n² प्लस n प्लस 2 है ना। और यहां हम n की वैल्यू 1 से लेके 10 तक ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पे हमें दिखाई दे रहा है कि सिग्मा के साथ जो फंक्शन एक्सप्रेशन है ये सम के फॉर्म में है। और जस्ट अभी हमने देखा था कि सिग्मा के सम को हम अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, है ना। तो इसी एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से 3 सिग्मा में ब्रेक कर पाएंगे, समझ में आ रही होगी आपको। और सिग्मा के लोअर लिमिट और अपर लिमिट पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा, है ना। यहाँ पे n है और ये n इक्वल टू 1 to 10, है ना। अब ये देखो सिग्मा n² की वैल्यू हम कितनी लिखेंगे, तो जस्ट अभी हमने ऊपर वाले फॉर्मूले में देखा है सिग्मा n² का हमने सम निकाला है। बस हमें अपर लिमिट देखना है, अपर लिमिट कितना है 10। तो उस फॉर्मूले में बस हमें k की जगह पे 10 पुट कर देना है। तो आंसर कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 210 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। प्लस सिग्मा n की वैल्यू कितनी होगी फॉर्मूले में देखो, है ना। तो सिंपली हमें वैल्यू पुट करनी है 10। तो 10 इंटू 11/2, है ना। और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, हमें सिग्मा 1 की वैल्यू पता है लेकिन सिग्मा 2 की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो अब देखो इसमें 2 क्योंकि n पे डिपेंडेंट नहीं है तो हम 2 को बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं। जस्ट अभी हमने थर्ड प्रॉपर्टी देखी थी, है ना। तो इसी एक्सप्रेशन को हम ये भी लिख सकते हैं n इक्वल टू 1 to 10। और जब हमने 2 बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बच गया 1, है ना। यहाँ से टर्म्स कुछ कुछ कैंसिल होगी तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं, है ना। और सॉल्व कर पाओगे आप तो ये कितना हो गया 55 इंटू 7 प्लस 55 प्लस 2 इंटू सिग्मा 1 की वैल्यू 1 से लेके 10 तक कितना होगा। तो फॉर्मूले में देखो कितने टाइम्स 1 रिपीट होगा 10 टाइम्स। तो डायरेक्टली हम इसको 10 लिख पाएंगे, है ना। और ये एक्सप्रेशन आ गया। बस अब तो सिंपल एडिशन है नंबर्स का, वो हम आगे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, आप इसको ट्राई करना कि इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट क्लास में आप बताना तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट है सिग्मा n³ प्लस ट्वाइस n इक्वल टू 1 to 100, ठीक है। क्वेश्चन 2 सिग्मा ट्वाइस n² प्लस थ्राइस n प्लस 5। तो ये 3-4 क्वेश्चन हम बस प्रैक्टिस के लिए लिख रहे हैं ताकि आप फॉर्मूले को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओ, ठीक है। आप एक बार इन सारे क्वेश्चन को ट्राई करना, है ना। और सिंपल हमें जो प्रॉपर्टी पढ़ी है वो और जो ये टेबल हमने नोट किया बस उसको यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला भी आपको साथ साथ रिवाइज होता जाएगा, है ना। और मेथड भी आपको समझ में आने लगेगा कि हम ये किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं।
ठीक है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा तो वो आपको ध्यान रखना है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो ये 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन आप ट्राई करना कि ये 4 क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। अगर कोई डाउट होगी तो आप लोग डाउट रेज करो, उसके बाद इन्हीं सारे क्वेश्चन को हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे किस तरीके से फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो बस इन सारे क्वेश्चन में हमें क्या यूज करना है, प्रॉपर्टी ऑफ सिग्मा एंड जो अभी हमने टेबल नोट किया था, है ना, तो उस टेबल को इसमें यूज करना है। तो बस ये 2 टेबल के बेसिस पे, ठीक है। तो यहां तक हमारा जो नोटेशन वाला पार्ट था, और नोटेशन में बेसिकली सिग्मा वाला पार्ट था, तो ये इस चीज को समझना है ना। अब हम इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रापोलेट करें तो आपको अब ये समझ में आ रहा होगा कि सेम जिस तरीके से सिग्मा वर्क करता है डिस्क्रीट के केस में, उसी तरीके से इंटीग्रेशन भी वर्क करेगा, है ना। ये दोनों सिंबल सेम है। यहाँ पे हम लोअर लिमिट 1 से लेके 10 लिखा था प्रीवियस एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे भी हमें एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट डालनी पड़ेगी, नहीं है। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन होता था, यहाँ पे भी एक एक्सप्रेशन होगा। तो इन दोनों चीज़ों को आप आपस में रिलेट कर सकते हो, ठीक है। जब भी हमें डिस्क्रीट केस को सॉल्व करना हो तो हम सिग्मा यूज करेंगे, और कंटिन्यूस केस को सॉल्व करना हो तो हम ये इंटीग्रेशन का सिंबल यूज करेंगे। ये चीज़ें आप डिटेल में पढ़ोगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं और क्या होता है ना। अभी हमने जस्ट इस डिस्क्रीट वाले पार्ट को देखा था, है ना। तो फिजिक्स में आप ये चीज़ आपका फिर से रिपीट होगा तो वहां पे आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम सिंबल्स को समझ सकते हैं। सिंबल्स में एक और पार्ट होता है जिसे हम बोल रहे हैं ब्रैकेट्स, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम ब्रैकेट्स के बारे में देखेंगे। ये भी बेसिक चीज होती है, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीजें मिलके आगे एक कॉम्प्लिकेटेड सा टर्म बन जाता है ना। तो कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स में कुछ भी नहीं होता है, बस वो छोटे छोटे चीज़ों का कलेक्शन है। अगर आप हर एक छोटी चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे हो तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये ब्रैकेट्स के बारे में देखेंगे। अभी आप ये सिग्मा वाला पार्ट और नोटेशन वाले पार्ट में एक बार रिवाइज कर लो किस तरीके से क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्रैकेट्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, बाय।